नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जमीन कब्जे से जुड़ी जानकारी देंगे। इसके लिए प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन और उससे जुड़े कानून अहम हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्रतिकूल कब्जे से जुड़े लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का ही विस्तार है। इस कानून में निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है। इस दौरान आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल को हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वो इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। इस कानून को लागू करने और समय अवधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। ये इस अवधि के दौरान पोजीशन अटूट और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन पीरियड में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता जिसमें मालिक और दावेदार के बीच लंबित मुकदमेबाजी है। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ध्रुव कपूर जी। आज हमें फोन करके आप राय ले सकते हैं इससे जुड़ी। जो भी कार्यक्रम में जुड़कर आप जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120612797। इसके अलावा नंबर है 0120612798। इन नंबर्स पर कॉल करके आप जमीन के अवैध कब्जे से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्रुव जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जो प्रतिकूल कब्जे की हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो समझना चाहेंगे। Adverse possession is a concept which is there in Indian laws. It relates to a situation जहाँ पे एक आदमी जो है 12 साल से प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है फिजिकली, पर उसके पास प्रॉपर्टी के कोई दस्तावेज या दाखत कोई कागज नहीं है। इस सिचुएशन में 12 साल के बाद जो आदमी उस पोजीशन में बैठा हुआ है, ही इज नोन एज अ ओनर बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन एंड ही कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी इवन बाय द ट्रू ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो उसकी परिभाषा रही और ये क्या होता है ये रही। अब इसकी जो कानूनी परिभाषा है वो भी समझना चाहेंगे कि कब्जे की कानूनी परिभाषा क्या कहलाती है। So there are two. There's an act known as Limitation Act. What it provides is Section 65 of the Act says that there's a limitation period of 12 years. If a person is sitting in the property and उनको निकालने के लिए जो मालिकाना हक जिसका है, जिनके हाथ में दस्तावेज है, टेल डीड है या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, और वो अगर जिस आदमी ने ट्रेसपास करी प्रॉपर्टी को, they have to vacate them from the property within 12 years. And if they don't do that, then under section 27 of the Limitation Act, उनका राइट खत्म हो जाता है 12 साल के बाद। तो 12 साल के बाद जब ट्रू ओनर का राइट खत्म हो जाएगा, तो जो ट्रेसपासर कह सकते हैं, he will have a right to the property, though he will have no right to sell the property, but he will be able to enjoy the possession of that property and he cannot be dispossessed in law. ठीक है, किस स्थिति में जो प्रतिकूल कब्जा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मान्य, ध्रुव जी, किस स्थिति में हो जाता है, कब उसको मान्य कह सकते हैं हम? यू कैन से जब 12 साल इलैप्स हो चुके हैं और 12 साल तक जो प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर है उसने ना आपको कोई नोटिस दिया, ना उसने कोई आपके आगे सूट फॉर पोजेशन डाला जी, और आप बैठे हुए हैं, आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप वाटर बिल पे कर रहे हैं, एंड ही इज लुकिंग एट इट। 12 साल बाद लॉ ये बोलेगा, क्योंकि आपने विद इन द टाइम पीरियड गिवन टू यू इन लॉ आपने कोई केस फाइल नहीं किया द ट्रू ओनर, तो नाउ यू कैन नॉट गेट दिस पर्सन एविक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। So that is when after 12 years the right of a person
get crystallized and he will not be evicted by anybody, even the true owner of the property. जी, तो 12 साल is the relevant period. हाँ, क्या 12 साल बाद जो जमीन कब्जाधारी है वो क्या हो जाता है, और इस बारे में जो लिमिटेशंस एक्ट की धारा 65 है वो क्या कहती है? So I just in the last answer I explained section Article 65 of the Limitation Act provides that 12 years limitation. आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं that A has to file a case against his tenant जो 12 साल से बैठा हुआ है. अब हमने 12 साल से उसे रेंट भी नहीं लिया और हम उसको प्रॉपर्टी पे बैठने दिया. ऐसी सिचुएशन में 12 साल के बाद मैं उसको प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकता हूं. क्यों? क्योंकि मैंने 12 साल से ना उससे रेंट मांगा और मैंने ऐसे चलने दिया. So then he will have a right in the property. That is what Section 65 says. Article 65, I'm sorry, says that Article 65 कहता है 12 साल के मैं कुछ नहीं कर सकता. Similarly, जैसे ही 12 साल खत्म होंगे, सेक्शन 27 के हिसाब से उनका जो राइट था प्रॉपर्टी में वो एक्सटिंग्विश हो गया ट्रू ओनर का. अब जो आदमी एडवर्स पोजीशन के बैठा हुआ है, he becomes the owner of the property. But one must remember, adverse possession does not entitle जो आदमी पोजीशन में बैठा हुआ है प्रॉपर्टी को बेच पाए, क्योंकि उनके पास खुद के पास कागज नहीं है तो बेचेंगे कैसे? बिल्कुल. He can only enjoy the property. बड़ी अहम जानकारी ये थी. ध्रुव जी, अब क्या जो स्वामित्व और कब्जे के डिफरेंस है, अंतर है, वो यही होता है क्या जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, दोनों के बीच में मुख्य अंतर? Madam, there's slight difference in ownership and possession. Ownership comes to a immovable property by way of registered documents, like a sale deed. जो हम सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, उसके बाद आप लीगल ओनरशिप बनती है. पर एज फार एज पोजेशन इज कंसर्न, पोजेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए. ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी दे दी, भैया तू रख ले. तो प्रॉपर्टी आज बी में बैठा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बी प्रॉपर्टी को बेच सकता है कि बी इज नॉट द लीगल ओनर. तो ओनरशिप एंड पोजेशन आर टू सेपरेट थिंग. ओनरशिप स्टैंड्स ऑन अ वेरी हाई पेडेस्ट्रल बिकॉज ओनरशिप आपको राइट देता है प्रॉपर्टी को बेचने का. ओनरशिप आपको आईडी प्रूफ चाहिए, आपको आधार चाहिए, आजकल आपको पैन कार्ड चाहिए, तो वो आपसे एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं. अगर आप प्रॉपर्टी में ओनली पोजेशन है पर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते हैं. तो बोथ हैव सेपरेट फोरा. टेक्निकली ओनरशिप इज अ मच बेटर वे to probably assess your right. And one thing, another interesting feature about ownership and possession would be every owner has a possession, but not every person having possession is considered as a owner. That's one thing that one must remember always. बिल्कुल. अब लिमिटेशंस एक्ट क्या है और प्रतिकूल कब्जा कैसे, जो लिमिटेशन एक्ट है उससे जुड़ा हुआ कैसे है वो? As informed in my about an answer a while back, adverse possession का कोई डेफिनेशन नहीं है इंडियन लॉ के अंदर. एडवर्स पोजेशन जो है एक नेगेटिव राइट है. व्हाट डज नेगेटिव राइट मीन? एक आदमी का हक नहीं बनता कि मैं 12 साल से रह रहा हूं, मुझे प्रॉपर्टी दे दो. एक इनएक्शन ट्रू ओनर का, जो मालिक है, जिसके पास कागज है, उसके इनएक्शन, क्योंकि उसने 12 साल तक केस फाइल नहीं किया, एक राइट देता है जो बंदा प्रॉपर्टी में बैठा हुआ एक पर्सन कि भैया उसको आप नहीं निकाल सकते हैं. तो इट्स अ राइट राइजिंग आउट ऑफ इन एक्शन ऑफ द ट्रू ओनर. ये सेक्शन 65 हमारा कहता है. ध्रुव जी, अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से हम बचा कैसे सकते हैं ताकि ये नौबत ही ना आए कि कोई उस पर अपना अधिकार जमा ले? कैसे ये पॉसिबल है कि कोई भी अवैध कब्जा ना कर पाए? This is probably less of a legal thing, but something that you need to look into, that if there's a tenant, you put a tenant in the property, so you enter into an agreement with it. That agreement should be so much watertight. उसमें ऐसे क्लॉजेज होने चाहिए जो लैंडलॉर्ड के फेवर के अंदर है. आपको उस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना चाहिए. उस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने के अगर वो एग्रीमेंट 3 साल का है, तो उसमें अगर रिन्यूअल क्लॉज है तो 3 साल के बाद आपको एग्रीमेंट को रिन्यू करना चाहिए. उसमें आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप उसको 1 महीने का या 2 महीने का 3 महीने का नोटिस देकर निकाल सकते हैं. विद हैविंग अ बेटर एग्रीमेंट,
in place and a registered agreement and also getting a police verification of the tenant, you can ensure कि कोई भी tenant कभी आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा नहीं कर सकता है। नहीं तो ये केसेस बड़े प्रेवलेंट है, टेनेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खाली नहीं करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड्स को धक्के खाने पड़ते हैं कोर्टों में अंडर एक्ट। तो हाउ विल यू प्रिवेंट दैट? You ensure that the agreement that you enter into with them is watertight and you have enough rights to evict them from the property. This is called tenants. अब होता है कि एक ट्रेस पासर, आप एनआरआई हैं, आप लंदन बैठे हुए हैं, आप यूएस में बैठे हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है और आपकी प्रॉपर्टी पे कोई पीछे से कब्जा कर लेता है, तो उसके लिए तो आपके पास 2-3 ही लिमिटेड ऑप्शंस है कि आपकी अगर प्लॉट ऑफ लैंड है तो आप फेंसिंग कर दीजिए, उसमें अपनी बोर्ड लगा दीजिए ताकि कल को आपको अवेयर रहे आप कि उस प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या चल रहा है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू probably to ensure that your property is not illegally occupied by someone else. ठीक है। अब अवैध कब्जा अगर हो जाता है तो स्थिति में क्या हो सकता है, किस तरह से उसको बचाएं हम अगर हो जाता है ऐसा? तो मैडम, there are two kinds of remedies in law. One is civil and criminal. Criminal law के बारे में 441 and 442 of IPC deal with criminal trespass. जी. In case of criminal trespass, you have to give a police complaint to the concerned police station saying this कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे trespass किया है, इनको इस प्रॉपर्टी से निकाला जाए, उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाए। आप अगर वो केस फाइल करते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में FIR करती है तो पुलिस उनको जेल भी भेज सकती है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। दैट इज वन वे। द सेकेंड वे इज सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या है कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो आप एक सिविल सूट डाल सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर कहते हुए कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है, ये मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, मैं यहाँ के बिल पे करता हूँ, ये आदमी इस प्रॉपर्टी में घुस गया है, अब इसको इमीडिएटली इस प्रॉपर्टी से निकाला जाए। These are two things that you can do in civil and criminal law to evict an illegal trespasser or if there's a criminal trespass on your property. चलिए, अब प्रतिकूल कब्जे की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमें लगाना है, क्या कुछ उसके लिए पूरा जो पेपर वर्क है वो क्या चाहिए होता है? मैडम, जैसे मैंने समझाया था, एडवर्स पोजेशन जो है ये आपका डॉक्यूमेंट से राइट नहीं आता। ये एडवर्स पोजेशन आपका प्रॉपर्टी में 12 साल रहने से आता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टू प्रूव दैट यू हैव बीन स्टेइंग इन द प्रॉपर्टी फॉर द पास्ट 12 years विदाउट एनी इंटरप्शन फ्रॉम द ट्रू ओनर। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट से ज्यादा ये प्रूफ्स कैसे होंगे? अब आप मुझसे पूछेंगी कि अगर आपको एडवर्स पोजीशन क्लेम करना आप कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से एंड एज पर माई ओपिनियन व्हाट यू कैन हैव इज 12 साल से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे होंगे, आप वाटर बिल पे कर रहे होंगे, उनके प्रूफ ये दिखाएंगे कि आप 12 साल से प्रॉपर्टी में हैं। नंबर 2, आपके नेबर्स होते हैं, वो बता सकते हैं कि ये 12 साल से प्रॉपर्टी में है, ताकि कल को जब ट्रू ओनर आपको निकालने की कोशिश करे प्रॉपर्टी से तो आप कह सके भैया मैं 12 साल से प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, आपने मेरे कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, आपने कभी मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया, तो अब आप लॉ के अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि आई हैव अ राइट इन एडवर्स पोजेशन फॉर द पास्ट 12 years। तो टेक्निकली लेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बट मोर ऑफ प्रूफ दैट यू हैव बीन इन द प्रॉपर्टी फॉर द पास्ट 12 years। अब अगर कोई व्यक्ति जिसे अपनी संपत्ति पर अत्याचार या अवैध फैलाव का डर होता है, वो पुलिस के पास अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है क्या? बिल्कुल करा सकता है मैडम। 441 एंड 442 डील विद क्रिमिनल ट्रेसपास। जिस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी जुरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन के पास जाके आप एक कंप्लेंट देंगे, उस कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस आपको बुलाएगी, देखेगी आप ओनर है तो आप दिखाएंगे अपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट और उसके बेसिस पे एक FIR रजिस्टर हो जाएगी एंड FIR के बाद द पुलिस इज एंटाइटल्ड टू इवन अरेस्ट द पर्सन हु हैज डन अ क्रिमिनल ट्रेसपास। अब ये भी कहा जाता है, हमेशा ऐसे सबको सलाह दी जाती है कि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर लंबे समय तक कब्जा नहीं रखने देना चाहिए। अब आपको अवैध रूप से कब्जे की हुई संपत्ति से बचने के लिए उसके जो केयर टेकर है उसको भी बदलते रहना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए सर। मैडम, दिस इज अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड नॉट एग्री टू दैट। अगर आप कई बार इसका एक आप दूसरी साइड देखिए, आपको एक अच्छा टेनेंट मिल गया है, आपको क्या श्योरिटी है कि अगली बार भी आपको अच्छा टेनेंट मिलेगा?
अब पर आप कैसे अवॉइड करें? आप जिनको रखा गया एज अ टेनेंट या केयर टेकर, उनके साथ एग्रीमेंट एंटर करिए। वो एग्रीमेंट जो है किसी लॉयर से वेट कराइए, ताकि वो ऐसे क्लॉजेस डाले जाएं ताकि कल को वो कभी अपना मालिकाना हक बना ही ना पाए। रादर देन हम इस मिथ में रहे कि हम 2-3 साल बाद निकालते रहे, हर बार स्टैंप ड्यूटी पे करें। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज अ मिथ। यू कैन कीप अ टेनेंट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू गेट गुड टेनेंट्स आल्सो नाउअडेज। बिल्कुल, ये अहम जानकारी ध्रुव कपूर जी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। आप जुड़े कार्यक्रम में, जुड़कर आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।